हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का क्यूब टिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस में लेकर के आ रहा हूं और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। आज के इस सेशन के अंदर हम टोटल 50 क्वेश्चन करने वाले हैं और 50 के 50 क्वेश्चंस के अंदर आपका जो पूरा आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का पोर्शन है वो यहाँ पर जो है कंप्लीट किया जाएगा। यदि आप कोई भी कोर्स बाय करना चाहते हैं तो क्यूब टिक्स बाय साहिल सर ऐप को डाउनलोड करिए। इस ऐप पर आप जाते ही जो है रेलवे मास्टरी बैचेस देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको जो है सभी सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा मेरा बेसिक साइंस का मास्टरी बैच आपको लोगों के लिए अवेलेबल है 499 के अंदर, आप इसे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स, जीके, रीजनिंग, साइंस सभी का अवेलेबल है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का बैच जो है मेरा अवेलेबल है 1299 के अंदर, आप लोग बाय कर सकते हैं। क्लियर। आप ऐप में जाएंगे तो आपको ऐप के अंदर जो है रेलवे मास्टरी बैचेस के सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे और इसमें मेरे बैचेस भी अवेलेबल है। क्लियर। इसके अलावा डेली जो है साहिल सर आप लोगों के लिए 3 बजे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लासेस लेकर के आते हैं, आप इसे जरूर ज्वाइन करें। मैथ्स बाय साहिल सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आप लोगों को हर क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 594 इंटू 841 are the dimensions of blank size paper। तो 594 और 841 जो है ये कौन से पेपर की साइज होती है? 594 मिलीमीटर इंटू 841 ये जो है कौन से पेपर की साइज होती है? तो दोस्तों देखिए, आप लोगों को पता होगा ये जो है आपके कौन से पेपर की साइज होती है, ये A1 पेपर जो होता है उसकी साइज होती है। क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि जो पहला पेपर होता है, कौन सा पहला पेपर होता है हमारा A0। तो A0 या A0 जो होता है उसकी क्या होती है? तो उसकी होती है 841 इंटू 1189 ठीक है। ये किसकी होती है? A0 की। फिर आपका ये A1 है। देन फिर जो है A2 की बात करें तो A2 में क्या हो जाएगा? तो A2 के अंदर इसका आधा आ जाएगा, यानी कि 420। और 420 इंटू 594। फिर ये जो है किसकी हो गई? A2 की हो गई। फिर A2 में इसका जो है क्या हो जाएगा? आधा, तो 297 इंटू में ये आ जाएगा 420, ये होती है A3 की। फिर आपका 210 इंटू 297 ये होती है A4 की। तो फिर इसका आधा आ जाएगा तो 148 इंटू 210 ये होती है A5 की। फिर आप इसका आधा करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको ये पेपर की जो साइज होती है वो पता होनी चाहिए। क्लियर। अब इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को जो है A1 की ये तो कौन सी साइज होती है? तो ये जो साइज होती है ये होती है ट्रिम्ड साइज। कौन सी साइज होती है? ट्रिम्ड साइज। ट्रिम्ड साइज। अब वहीं पर अगर आप लोगों से जो है अनट्रिम्ड साइज पूछी जाती तो क्या करते? अनट्रिम्ड। तो अनट्रिम्ड साइज जो होती है वो क्या होती है? तो अनट्रिम्ड साइज जो है A1 की क्या होती है? तो A1 की अनट्रिम्ड साइज होती है 625 इंटू 880, यानी 625 इंटू 880 क्लियर। ये किसकी साइज है? तो ये A1 की अनट्रिम्ड साइज है। ये बात आप लोगों को पता होगी। क्लियर। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसका A1 आंसर हो जाएगा। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि क्लाइनोमीटर जो होता है उसका यूज किसके लिए होता है? तो क्लाइनोमीटर्स आर यूज्ड फॉर बेसिकली एंगुलर मैनेजमेंट या एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट का मीनिंग हो गया कि अगर कहीं पर जो है हमें एंगल्स का मेजरमेंट करना है, तो एंगल्स के मेजरमेंट के लिए एंगुलर मेजरमेंट करना है तो वहां हम जो है किसका यूज करते हैं? क्लाइनोमीटर का यूज करते हैं। क्लियर। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है? तो क्लाइनोमीटर जो होता है इसके अंदर आपका स्पीड जो होता है उस स्पीड के लेवल की बेस जो है हेल्प से हम ये देखते हैं कि कितना एंगल बन रहा है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लोगों के लिए है कि द नोटेशन नोटेशन है 2x56 मींस। तो इस नोटेशन का मीनिंग क्या होता है? 2x56 इस नोटेशन का मीनिंग क्या है? तो बताइए इस नोटेशन का मीनिंग क्या होता है? तो जहां कहीं भी आपको जो है अगर इस टाइप से लिखा हुआ मिला तो इसके अंदर जो ये होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये डायमीटर को रिप्रेजेंट
करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, डायमीटर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एक्स है ये रिप्रेजेंट करता है गुना को या मल्टीप्लाई को, किसको, मल्टीपल को, ठीक है, मल्टीपल, क्लियर। और ये टू है, ये टू टाइम्स मल्टीपल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये बता रहा है कि 6 इकाई डायमीटर वाला यानी 6 यूनिट की डायमीटर वाला कोई एक सर्कल है, और वो कितने सर्कल हैं, तो 2 सर्कल हैं, ठीक है। तभी यहाँ पर 2x आया है। तो 2 सर्कल कौन कौन से, जिनकी डायमीटर कितनी है, 6 इकाई, 6 यूनिट है, क्लियर। तो देखेंगे यहाँ पर पहला वाला क्या है, तो 2 इकाई वाले वृत्त, नहीं स्केल फैक्टर को लेना देना नहीं है। 6 इकाई त्रिज्या नहीं होती, वो डायमीटर होता है, ठीक है। 2 इकाई त्रिज्या वाले वृत्त को 2 स्केल फैक्टर नहीं। ये हो गया हमारा डी ऑप्शन आंसर। टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 6 यूनिट, तो 6 इकाई व्यास के जो 2 वृत्त होंगे उनकी बात की जा रही है। तो ये नोटेशन जो है आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एप्लीकेंट ब्लैंक सर्कल इज अ सर्कुलर सेंटर लाइन ऑन अ ड्राइंग containing the centers of holes about a common center। तो ऐसा एक जो है हमें सर्कल फाइंड आउट करना है। इस सर्कल के अंदर क्या है, तो हमारे पास में जो है कॉमन सेंटर है, उसके आसपास जो छेद हैं, जो आसपास में उसके होल्स हैं, उनके द्वारा जो है एक हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं। तो हमारे पास में क्या बनता है, तो इस टाइप से जो है लाइनें खींची जाएगी। सभी क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, सभी का जो सेंटर है वो क्या है, कॉमन है। तो कॉन्सेंट्रिक लाइन यूं यूं आप वर्ताकार लाइनें खींचते हुए क्या बनाओगे, इस टाइप की जो बेस होती है वो आपका क्या बनता है, बॉल्ट बनता है। ये बेसिकली बॉल्ट के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन, किसकी बात कर रहा है, बॉल्ट के बारे में। आपने बॉल्ट को देख भी रखा होगा, और आपने जो है हमारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लेक्चर्स के अंदर आपने ये सीख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इफ द यूनिट हैज वन और मोर मूविंग पार्ट्स, अगर एक या एक से ज्यादा मूविंग पार्ट्स है, द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द मूविंग पार्ट आर इंडाइज्ड इन। तो बताइए कि आपके पास में अगर कोई ऐसी इकाई है जिसके पास एक से ज्यादा जो है मूविंग पार्ट्स है, यानी एक से ज्यादा चलने वाले पार्ट्स हैं, तो फिर आप उसको कैसे जो है रिप्रेजेंट करेंगे, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जब एक से ज्यादा वन और मोर मूविंग पार्ट्स होते हैं तो हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग डैश्ड डबल डॉटेड नैरो लाइन से, यानी लंबे डैश युक्त 2 गुने डॉट वाली जो पतली रेखाएं होती है उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लॉन्ग डैश्ड डबल डॉटेड नैरो लाइन से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ इक्वल साइड्स एंड नन ऑफ इट्स एंगल एट राइट एंगल्स कॉल्ड। तो आपसे ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसके पास में उसकी चारों साइड्स जो है वो तो सेम होती है, लेकिन उसमें एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो आप बताइए ऐसा कौन होता है। तो देखिए, रेक्टेंगल होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर तो हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और इसमें चारों साइड्स वैसे भी इक्वल नहीं होती है, अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है। फिर हमारे पास में स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती है और एंगल्स भी 90 होते हैं। पैरेललोग्राम जो होता है, समांतर चतुर्भुज, इसके अंदर आमने सामने की भुजाएं जो है वो क्या होती है, बराबर होती है। हाँ, इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं बनता, लेकिन इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, रोम्बस, सम चतुर्भुज। क्योंकि सम चतुर्भुज के अंदर चारों साइड्स तो इक्वल होती है, लेकिन कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होता है, किसके अंदर, रोम्बस के अंदर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑब्लिक एन ब्लैंक एंगल इज द बिटवीन टू प्लेन्स। तो दो प्लेन के बीच का जो एंगल होता है, दो तलों के बीच का जो कोण होता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो दो प्लेन्स के बीच का एंगल जो होता है वो डाईहेड्रल एंगल कहलाता है। क्या, डाईहेड्रल एंगल कहलाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा, डाईहेड्रल एंगल कहलाएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट -2 -6 ऑन वाई एक्सिस इज। तो अगर हमें रिफ्लेक्शन लेना है तो एक बात ध्यान रखना, जिस भी एक्सिस के अराउंड आप रिफ्लेक्शन रह रहे हैं वो एक्सिस जो है चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, जैसे कि रिफ्लेक्शन आपको कहाँ लेना है, वाई एक्सिस पर। इसका मतलब जो वाई एक्सिस है वो तो -6 ही आएगा। क्लियर। तो अब जहां कहीं भी ऑप्शन के अंदर वाई एक्सिस -6 दिख रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखो डी ऑप्शन है -2, 6 नहीं हो सकता, -6, -2 नहीं हो सकता, 2, 6 नहीं हो सकता, 2, -6 बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमें यही चेक करना है कि वाई एक्सिस जो है वो जिसमें चेंज नहीं होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब वाई एक्सिस पर रिफ्लेक्शन हुआ है तो वाई एक्सिस चेंज होगा नहीं, -6 का -6 रहेगा और वो एक ही ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज एन ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोजेक्शन जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन हो यानी तिरछा प्रोजेक्शन हो, इन विच द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज शोन इन फुल साइज। तो जो ऑब्जेक्ट है उसकी डेप्थ जो है, गहराई जो है वो पूरी पूरी जो है दर्शाई जाती हो, पूरी पूरी बताई जाती हो। तो ऐसा कौन सा प्रोजेक्शन होता है, तो ये जो प्रोजेक्शन होता है जिसके अंदर वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है लेकिन जो डेप्थ होती है वो ऑब्जेक्ट की पूरी बताई जाती है, उसे हम कहते हैं कैवालियर। क्या कहते हैं दोस्तों, कैवालियर जो होता है, इस कैवालियर को ही हम क्या कहते हैं, ऐसा प्रोजेक्शन कहते हैं जो ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता है और ऑब्जेक्ट की पूरी डेप्थ जो है उसको बताता है। क्लियर, कर लिया नोट डाउन। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a straight line are drawn from various points on the counter of an object to meet a plane, the figure obtained on the plane is called the object ब्लैंक, मतलब है ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये पूछा जा रहा है कि हमने जो है एक स्ट्रेट लाइंस कुछ कर रहे हैं क्या, ड्रॉ, और स्ट्रेट लाइंस जो है अलग अलग पॉइंट से हमने ड्रॉ करी और पूरा का पूरा एक प्लेन हमें जो है मिलता है। वो प्लेन जो है उस ऑब्जेक्ट के कौन से भाग को, यानी उसके एनिमेशन को, डेवलपमेंट को, डायमेंशंस को या प्रोजेक्शन किसको जो है कंटेन करके रखता है। तो ये बेसिकली होता है प्रोजेक्शन। क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। तो जब किसी भी समतल पर मिलने के लिए किसी वस्तु के समुच्चय पर विभिन्न बिंदुओं से जो है रेखाएं खींची जाती है और फिर जो हमें आकृति मिलती है उसको हम प्रोजेक्शन कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का। क्लियर, ये प्रोजेक्शन की बेसिकली डेफिनेशन आपसे पूछी थी और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैकग्राउंड कलर ऑफ इंफॉर्मेटिव साइन इज। तो इंफॉर्मेटिव साइन का जो बैकग्राउंड होता है वो कौन से कलर का होता है। तो आप लोग अगर जो है कहीं पर भी जू वगैरह में या किसी जो है आप जैसे माउंट आबू गए हो या फिर आप जो है गिर के वन गए हो या किसी भी जगह पर जहां पर पार्क वगैरह में जाओगे तो आपके लिए जो इंफॉर्मेशन होती है वहां पर अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी होती है कि ये है या ये है, यहाँ पर ये नहीं करना है या ये करना है, उस टाइप का, तो वहां आपने बैकग्राउंड चेक किया होगा। तो जो बोर्ड लगा रहता है उसका बैकग्राउंड कैसा होता है, ग्रीन बैकग्राउंड रहता है और इस ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है वो टेक्स्ट कैसा होगा, तो वो टेक्स्ट जो है बेसिकली व्हाइट कलर का रहता है। कैसा रहता है दोस्तों, व्हाइट कलर का रहता है। क्लियर, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा जो है सफेद रंग का बैकग्राउंड होगा, व्हाइट बैकग्राउंड होगा और उसके ऊपर रेड कलर से लिख दिया जाता है। कहीं कहीं पर, बहुत कम देखने को मिलता है, मैक्सिमम जगह पर यही मिलेगा, ग्रीन बैकग्राउंड होगा और व्हाइट कलर से लिखा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन इसकी जगह पर यह भी हो सकता है कि व्हाइट कलर का क्या हो, बैकग्राउंड हो। व्हाइट तो क्या होगा, बैकग्राउंड, और उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखे हुए होंगे वो लिखे हुए होंगे रेड कलर से। ये भी कई बार होता है, कहीं कहीं पर, बहुत रेयर केस में। मैक्सिमम टाइम यही होगा, ग्रीन बैकग्राउंड होगा और टेक्स्ट कैसा होगा, तो व्हाइट कलर का होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the cause of sparking in an electrical appliance। तो हमारे पास में जो हमारे विद्युत उपकरण है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के इंस्ट्रूमेंट्स है, उनके अंदर स्पार्किंग होने का कौन सा कारण हो सकता है।
लूज कनेक्शंस, ढीला कनेक्शन देना, फॉल्टी अप्लायंसेस यानी कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो फॉल्टी हो, या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाना या ओपन सर्किट होना। तो बेसिकली जब स्पार्किंग होती है तो स्पार्किंग कब होगी, जस्ट जैसे दो वायर टकराए और स्पार्क हुआ वापस बंद, वापस टकराए स्पार्क हुआ बंद, इस टाइप से। और ये कब होगा, दो वायर्स कब टकरा सकते हैं, तो वो स्पार्किंग तब हो सकती है जब आपने जो आपका कनेक्शन कर रखा है वो ढीला हो, यानी लूज कनेक्शन होने पर जो है क्या होता है, स्पार्किंग होती है। क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 90 joule of work is done in moving a charge of 2000 coulombs across V volts, find V। तो अगर 90 जूल आपको वर्क करना पड़ रहा है 2000 जो कुलम चार्ज है उसके लिए, तो आपको बताना है कि 2000 कुलम चार्ज अगर है, उस चार्ज को जो है क्या कर रहे हैं हम, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, तो हम 90 जूल वर्क कर रहे हैं, तो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के बीच का वो हमें बताना है। तो ये बात आप लोगों को पता होगी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में Q। क्या होता है, तो वर्क अपॉन में चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। हमारे पास में वर्क दे रखा है 90 जूल, चार्ज हमें दे रखा है 2000 कुलम। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, जीरो से जीरो गया, और जब हम 200 का डिवाइड करेंगे 9 में तो आ जाएगा 0.0, और फिर यहाँ पर लग जाएगा जीरो और ये जीरो। अब जो है 2000 का कितनी बार जाएगा, तो 4 टाइम्स चला जाएगा, देन 4 टाइम्स के बाद में 5 टाइम्स, तो 0.045 जो है हमारे पास में क्या आ जाएगा, वोल्ट आ जाएगा। ये हमारा आ गया क्या, V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, 0.045 वोल्ट हमारा आंसर आएगा। क्लियर हो गया? तो अगर जो है 2000 कुलम चार्ज को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में 90 जूल वर्क करते हैं, तो वह पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0.045 होगा। क्लियर? फॉर्मूला याद रखना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, टू रेजिस्टर्स 10 ओम एंड 20 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड द वोल्टेज सप्लाई to this combination is 30 volt, find the voltage across the 10 ohm resistor। तो हमारे पास में दो रेजिस्टर है, एक है 10 ओम और एक है 20 ओम रेजिस्टर, उनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब हमारे पास में तो एक हमारा ये लो 10 ओम, फिर ये हमारा 20 ओम, दोनों रेजिस्टर्स को ऐड किया, और जो हमारा बैटरी है वो कनेक्ट कर दिया। बैटरी के अंदर बड़ी लाइन प्लस को, छोटी लाइन माइनस को, कितना है 30 वोल्ट है। ठीक है, ये पहला वाला रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, दूसरा कितना है 20 ओम। क्लियर? हमें क्या करना है, तो हमें ये फाइंड करना है कि जो हमारे पास में ये 10 ओम रेजिस्टेंस है इसका वोल्टेज कितना है इसके अक्रॉस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट, जो प्रतिरोध है उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। तो सीरीज में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 20 हो गया 30 ओम। वोल्टेज कितना है 30 वोल्ट, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 वोल्ट अपॉन में 30 ओम आ गया 1 एम्पियर। करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर आ गया है। और जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो आपको ये बात पता होगी कि करंट जो है वो सभी रेजिस्टेंस में क्या होता है, सेम, यानी यहाँ पर भी होगा 1 एम्पियर, यहाँ पर भी होगा 1 एम्पियर। अब ये बताइए कि अगर मुझे पर्टिकुलर किसी रेजिस्टेंस में जो है पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इसका रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है 10 ओम, इंटू इसका जो करंट है इसमें कितना है 1 एम्पियर, तो 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो 10 ओम के लिए जो वोल्टेज है वो कितना है 10 वोल्ट, और 20 ओम के लिए कितना है, तो 20 ओम के लिए है 20 वोल्ट। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हुआ कि हम जो है इस क्वेश्चन को ऐसे स्टेप बाय स्टेप करंट निकाले और फिर पर्टिकुलर के लिए निकाले।
अदरवाइज जो है आप सीधे ही क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल का जो है डिवीजन कर सकते हैं। पोटेंशियल का जो डिवीजन होता है वो आपके पोटेंशियल का डिवीजन इनके रेजिस्टेंस की जो वैल्यूज हैं उन्हीं के रेशियो में होता है। यानी जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां पर पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, जहां रेजिस्टेंस कम वहां पोटेंशियल भी कम। अब हमारे पास में देखो 10 और 20 है, तो हमें क्या करना था, 10 वोल्ट में 10 ओम में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल कितना है 30, हमें कौन से रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करना है, तो हमें 10 ओम के अंदर, तो 10 ओम ऊपर आ जाएगा। जिस भी रेजिस्टेंस में आपको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ऊपर आएगा, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो 10 और 20 हो गए, जुड़ गए 30। ठीक है, यहाँ ये चेक नहीं करना है टोटल के समय कि वो इक्विवेलेंट जो है क्या आएगा, मतलब सीरीज में है या पैरेलल, नहीं, हमको सीधे ही रेजिस्टेंस जोड़ लेना है। तो रेजिस्टेंस जोड़ा तो 10/30। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो 30 से 30 कट गया, सीधे ही हमारे पास में आंसर आ गया 10 वोल्ट। तो एक ही लाइन में जो है पोटेंशियल डिवीजन का रूल फॉलो करके आप आंसर निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिवीजन हमेशा किस रेशियो में होगा, रेजिस्टेंस के रेशियो में। करंट जो होता है वो आपका जब पैरेललोग्राम में, सॉरी, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तब हमें ये ध्यान रखना होता है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में जो है डिवाइड होता है करंट। ठीक है, क्योंकि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम जाएगा, जहां कम रेजिस्टेंस होगा वहां करंट ज्यादा जाएगा। लेकिन पोटेंशियल का जब हम डिवीजन करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट रेशियो में होता है, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर डज इट पास करंट। तो हमारे पास में कंडक्टर जो होते हैं, चालक जो होते हैं, उनकी कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सा गुणधर्म है जिसके कारण वो अपने अंदर से जो है करंट को जाने देते हैं, पास होने देते हैं। तो बेसिकली जो हमारे कंडक्टर होते हैं उनकी जो कंडक्टेंस होती है, चालकता जो होती है, वो उसी की वजह से जो है अपने अंदर से क्या होते हैं, करंट पास होने देते हैं। रेजिस्टेंस तो क्या करता है, करंट को रोकने का काम करता है। इंडक्टेंस और ये जो है आपके, जब देखो रिलुक्टेंस तो कुछ होता नहीं है, इंडक्टेंस जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोड्यूस होता है, और वो जो है आपका करंट जब चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर जो है एक हमें इफेक्ट दिखाई देता है जिसे कहते हैं इंडक्टेंस। अब उसकी बात अपने को करनी नहीं है अभी, तो बस ये तीन ऑप्शन कट हो गए, एक ही बचा चालकता। ये ध्यान रखना है, लेकिन चालकता जो होती है वो रेजिस्टेंस का क्या होती है, अपोजिट होती है। चालकता क्या होती है, रेजिस्टेंस का अपोजिट होती है। अगर आप चाहें तो यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं कि जो चालकता होती है जी से रिप्रेजेंट होती है, और ये रेजिस्टेंस का क्या होती है, अपोजिट होती है। तो जी बराबर होता है 1/R। क्लियर, ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास में आ चुका है कि 3 वायर्स हैविंग कंडक्टेंस 2, 3 and 6 मो। ठीक है, MHO लिखा हुआ है। तो 3 वायर है जिनका कंडक्टेंस हमें दे रखा है 2, 3 और 6 रेस्पेक्टिवली, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन तीनों को जो है पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। तो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल बी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। अभी जस्ट मैंने पीछे क्या बताया कि जी बराबर होता है 1/R, है ना। तो जी की वैल्यू है 2, 3 और 6। तो आर की वैल्यू क्या होगी, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/3। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/6 हो जाएगी। तो ये हमारे पास में देखो हमें दे रखा था कंडक्टेंस, लेकिन हमने कंडक्टेंस से रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1, 1/R2, 1/R3। अब 1/R1 करेंगे यानी 1 में 1/2, तो 1/2 का आधा उल्टा हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। 1/3 का उल्टा 3, 1/6 का उल्टा 6। तो यहां से जो है आर इक्विवेलेंट हमारे पास कितना आएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 11। और आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे इसको करना पड़ेगा वापस से उल्टा, तो 1/11 ओम, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा, 1/11 ओम हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। कुछ भी नहीं करना था, कंडक्टेंस हमें दे रखा था, हमें ये पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टेंस का उल्टा होता है। तो कंडक्टेंस अगर 2 3 6 है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/2 1/3 1/6। बस इन रेजिस्टेंस को तीनों को क्या करना था, पैरेलल में जोड़ना था। अब आपको भी पता है कि इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे। क्या है 1/2, तो 1 में 1/2 तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। सीधी सी बात है, देखो ऐसा लिखा हुआ है 1/में 1/2, तो ये 2 पर आएगा तो बस 2 आ गया। ऐसे ही 1/में 1/3 तो 3 आएगा। 1/1/में 6 है तो वो 6 ऊपर आएगा। तो 2 3 6 डायरेक्ट ऐड हो गए, कितना हो गया 11। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 11 है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा 1/11। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इन द फॉलोइंग सर्किट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी इज। सबसे पहले आपको बता दूं, जब हम पैरेलल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 1/R2 उनका उल्टा करके हम जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस को जब पैरेलल में जोड़ा जाता है, ये लिख लेना आप, जब कैपेसिटेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है तो सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है उनको डायरेक्ट ऐड करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया जाता है ना, वैसे कैपेसिटेंस में उल्टा हो जाता है, पैरेलल में डायरेक्ट जुड़ता है। और सीरीज में क्या हो जाता है, तो सीरीज में आता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 1/C2 1/C3, इस टाइप से ऐड किया जाता है। अब यहां देखो हमारे पास में जो डायग्राम है इसमें देखिए, ये सी और सी ये दोनों किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इसका जो इक्विवेलेंट निकल कर आएगा सीरीज का, वो आ जाएगा सी सी है तो हो जाएगा ये C/2, क्योंकि दो रेजिस्टेंस अगर सेम जो है और उनको अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो उनका आधा हो जाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस जब सीरीज में जुड़ेगा तब आधा हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला तो केवल क्या करना है, जो आप रेजिस्टेंस में सीरीज में यूज कर रहे थे वो फॉर्मूला कैपेसिटेंस में पैरेलल में यूज होता है, और जो पैरेलल में रेजिस्टेंस में यूज हो रहा था वो सीरीज रेजिस्टेंस के कैपेसिटेंस में हो जाता है। तो बस C/2 आ गया। फिर ये C/2 और ये C/2 क्या है, तो दोनों पैरेलल में है। अब C/2 पैरेलल में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और यहां से जो C इक्विवेलेंट आएगा निकलकर वो आ जाएगा C। तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों को। वैसे ये सब चीजें मैंने आपको पहले बता रखी है तो अब ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम इज मेजर्ड इन। तो हीट जब हम सप्लाई कर रहे हैं किसी सिस्टम को तो वहां पर जब हीट का मेजरमेंट है वो किस में किया जाता है, जूल में, एम्पियर में, किलोवाट में या डिग्री केल्विन में। देखो पहली बात तो ये है कि केल्विन होता है, डिग्री केल्विन तो होता नहीं। और केल्विन में मेजर किसको किया जाता है, टेम्परेचर को, तो ये कट हो गया। किलोवाट के अंदर जो है हम किसको मेजर करते हैं, तो पावर को या फिर हमारी जो है शक्ति को, ठीक है, तो ये भी गया। एम्पियर जो है वो करंट मेजर किया जाता है। जूल जो है वो हीट या वर्क को मेजरमेंट या एनर्जी को मेजरमेंट किया जाता है। जूल में किसको मेजर किया जाता है, हीट को, उष्मा को या ऊर्जा को या हमारे वर्क को, ठीक। तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। Then next question, the specific gravity of a liquid is usually measured by means of। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है उसको मेजर किससे किया जाता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को जो मेजर किया जाता है वो किससे किया जाएगा, क्या हाइग्रोमीटर यूज करेंगे, नहीं। हाइग्रोमीटर जो है वो तो हमारे क्या काम आता है, तो हाइग्रोमीटर काम आता है हमारे किसमें, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए काम आता है, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट करने के लिए। थर्मोमीटर जो होता है वो टेम्परेचर के लिए काम आता है, ठीक है। फिर पाइजोमीटर जो होता है दाबो उच्च तापमापी जो होता है वो दाब मेजर करने के काम आता है, बहुत ज्यादा जब प्रेशर हो तब। लेकिन जो हाइड्रोमीटर होता है इसका यूज किया जाता है किसके लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए। समझ में आ गई बात। और ये पाइजोमीटर जो है ये आपका जब निम्न ताप हो, सॉरी निम्न दाब, है ना, उच्च दाब नहीं,
निम्न दाब होता है, बहुत कम दाब होता है, तब हम किसका यूज करते हैं? तो लिक्विड के बहुत कम ताप को यूज करने के लिए पाइजोमीटर का यूज करते हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर में, हाइग्रोमीटर आर्द्रता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ एन आयरन क्यूब। एक आयरन क्यूब है, उसका मास फाइंड आउट करना है, और उस आयरन क्यूब की जो साइड है वो है 2 सेंटीमीटर, और डेंसिटी जो है वो है 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी दे रखी है और ये बता दिया है कि वो क्यूब है। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, बताइए मुझे। क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है? साइड का क्यूब, है ना। तो साइड कितनी है? 2, 2 का क्यूब यानी 8 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया? इसका क्यूब का वॉल्यूम आ गया। मास हमें फाइंड आउट करना है, और डेंसिटी रो हमें दे रखी है कितनी? तो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यूनिट सेम ही है, सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मास जो आएगा वो मास क्या होता है? तो आपको ये बात पता होगी कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है? तो 8, और डेंसिटी कितनी है? तो 7.8, और ये ग्राम में आंसर आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो देखो सीधी सी बात है, 8 × 8 करने पर 64 आता है, और 8 × 7.8 करेंगे, 0.2 कम है, 0.2 कम करने से जो है एक आध पॉइंट कम होगा, यानी 64 के आसपास जो आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा। और 64 के आसपास 15 हो नहीं सकता, 3 हो नहीं सकता, 0 नहीं हो सकता। डी ऑप्शन 62.4 ही होगा, और वैसे भी ये 62.4 ही आ रहा है। तो कई बार ऐसे कैलकुलेशन करने से भी आप बच सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट वेट x यूनिट ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो x है। अब उस ऑब्जेक्ट को उठा करके हम कहाँ लेकर चले गए? मून पर लेकर चले गए, मून पर यानी चंद्रमा पर। तो पृथ्वी से हम कहाँ जा रहे हैं? चंद्रमा पर। तो जो पृथ्वी पर उसका भार है, वेट है, वो कितना दे रखा है? तो देखो अर्थ पर, है ना, अर्थ पर जो वेट है वो कितना दे रखा है? तो वेट है हमारे पास x। अब जब हम मून पर जाएंगे तो आपको पता है कि वहां पर ग्रेविटी हो जाता है 1/6। तो इसका मतलब जो इसका वेट है वो क्या हो जाएगा? x/6। क्यों? क्योंकि वेट अल्टीमेटली होता क्या है? mg। ठीक है, अब ये तो है अर्थ के लिए, जब मून के लिए मैं वेट लिखूंगा तो वो क्या होगा? mg/6। जो यहाँ पर क्वेश्चन में mg को x से रिप्रेजेंट करा है, तो मून के लिए जो वेट होगा वो क्या हो जाएगा? x/6। तो अल्टीमेटली मून पर जो जाएंगे तो आपका वेट है वो क्या हो गया? 6 टाइम कम हो गया, 1/6 हो जाता है। 1 का कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है, यानी छठा भाग ही बचता है। तो x से अधिक होगा क्या? नहीं। x के बराबर होगा क्या? नहीं। x से कम हो जाएगा, 0 नहीं होता है। ठीक है, 0 तो तब होता है जब ग्रेविटी 0 हो जाए मून पर जाने पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपेरेंट मास ऑफ अ पीस ऑफ मेटल when fully immersed in water is 60 gram. If the relative density of this metal is 2.5, find its actual mass. हमारे पास में कोई बॉडी है, और उस बॉडी को हमने क्या करा? तो बॉडी को जो है हमने क्या कर दिया? ले जा करके पानी के अंदर डुबाया है। ठीक है, अगर उसको जो है डुबाया जाता है, फुली इमर्ज किया जाता है, तो उसका जो मास है वो कितना है? 60 ग्राम है। वो अपेरेंट मास है, जब अपन पानी में उसको चेक करेंगे तब 60 ग्राम आ रहा है। उसकी रिलेटिव डेंसिटी हमें दे रखी है 2.5। हमें फाइंड आउट करना है कि उसका रियल में जो मास है वो कितना है। तो आपको ये बात पता होगी कि रिलेटिव डेंसिटी RD बराबर क्या होता है? तो रियल मास डिवाइड बाय क्या होता है? आपका रियल मास माइनस अपेरेंट मास। ठीक है, RD बराबर होता है RM अपॉन में RM-R RM-AM। बस वैल्यूज पुट करो यहाँ पर। देखिए एक सेकेंड, अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट। RD कितना दे रखा है? 2.5। रियल मास कितना है? नहीं पता। नीचे भी रियल मास नहीं पता, माइनस
अपेरेंट मास कितना दे रखा है 60 ग्राम, बस अब इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.5 RM माइनस 60 इंटू 5/2, तो ये आ जाएगा 150 बराबर RM। तो यहां से इसको माइनस करेंगे तो 1.5 RM बराबर कितना आएगा 150। ठीक है, तो RM रियल मास कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 1.5, ये गया ऊपर, ये इससे कट गया 100 ग्राम। कितना आंसर आएगा 100 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी, रियल मास और अपेरेंट मास के अंदर क्या रिलेशन होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो इक्वल होती है रियल मास अपॉन रियल मास माइनस अपेरेंट मास के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, blank is defined as the total path length traveled by an object divided by the total time interval during which the motion has taken place। तो हमें कह रहा है कि अगर हम जो हमने टोटल पाथ कवर किया है ना, उस टोटल पाथ कवर के अंदर अगर हम उस पाथ को कवर करने में जो टोटल टाइम लगा उसका डिवाइड करते हैं तो हमें जो है क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा, एवरेज स्पीड मिलेगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम के सेकंड मिली सेकंड पर। ठीक है, मतलब इंस्टेंट पर, कहते हैं ना किसी इंस्टेंट पर ये करो, तो इंस्टेंटेनियस का तो कोई लेना देना है नहीं, ये दोनों अलग चीजें हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक जैसा एक्सेलरेशन रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा है। यहाँ बोला है कि हमें टोटल पाथ जो हमने कवर किया, यानी कि टोटल पाथ का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बेसिकली। ठीक है, जो डिस्टेंस कवर करी है टोटल, और अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल टाइम जो है और टोटल डिस्टेंस का जो ये रेशियो है इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। वहीं पर एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वेलोसिटी में क्या आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। ये ध्यान रखना, डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो उसे कहेंगे हम एवरेज स्पीड, और अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो एवरेज वेलोसिटी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एवरेज स्पीड। क्लियर, आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है an object starts from rest x is equal to 0 and move with a constant acceleration of 3 meter per second square along x axis during its journey from x is equal to 13.5 meter to x is equal to 54 meter, its average velocity is। तो हमें पूछा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जीरो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और फिर जो है वो 13.5 से लेकर 54 मीटर तक जा रहा है, तो इस बीच में जो उसकी स्पीड होगी उसमें हमें क्या पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या रही होगी वहां से वहां तक पहुंचने में। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने एक और करवाया था, कुछ भी नहीं है। देखिए ये डायग्राम बन जाएगा, ये हो गई x बराबर 0 कंडीशन, ये हो गया x बराबर 13.5 मीटर, और ये हो गया x बराबर 54 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें ये बोल रहा है यहां से इसने शुरू किया है, हाँ, लेकिन हमें ये बताना है कि यहां से यहां तक जो है इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, यहां से जब यहां तक पहुंचा तब। तो ये बताइए यहां से यहां टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, तो 54 माइनस 13.5 करेंगे तो वो आ जाएगा 40.5 मीटर। तो हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी के लिए जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम चाहिए, डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया 40.5, अब टाइम पता करना है। तो टाइम जो है वो कैसे निकलेगा, तो टाइम के लिए हमें ये करना होगा कि पहले यहां से यहां मतलब x बराबर 0 से 13.5 तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, फिर 13.5 से 54 तक, सॉरी एक सेकेंड, फिर जो है हमें ये पता लगाना होगा कि 13.5 से लेकर 54 तक जाने में कितना लगा। तो अब 13.5 से 54 तक जाने में कितना लगा उसको पता लगाने के लिए हम ये करेंगे कि 0 से 54 तक जाते तो कितना टाइम लगा,
0 से 13.5 तक गए तो कितना टाइम लगा? 54 वाला टाइम होगा, उसमें से अगर इतने भाग को कट कर देंगे तो ये वाला भाग हमारे को मिल जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन। देखिए 13.5 मीटर कवर करने में एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू जो है प्रारंभिक वेग होता है और वो यहाँ पर क्या है, रेस्ट से शुरू हो रहा है। रेस्ट मतलब विराम अवस्था में था, तो फिर सीधी सी बात है प्रारंभिक वेग 0। प्रारंभिक वेग 0 यानी हो गया 13.5 बराबर 1/2, एक्सेलरेशन 3 और टाइम का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये नीचे आ जाएगा 10, ये 3 से कटेगा कितनी बार, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। ठीक है, ये 5 से 2 बार, 5 से 9 बार, ये आ जाएगा कितना, तो देखिए 2 से 2 कट गया, तो टी बराबर आ गया 3 सेकंड, क्योंकि टी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 9, तो टी बराबर 3 सेकंड। ऐसे ही पहला, अब ये देखो ये कहाँ का टाइम आया है, तो ये 3 सेकंड टाइम आया है यहाँ का। मतलब जब वो 0 से लेकर के 13.5 मीटर तक आएगा तब उसको 3 सेकंड लगेंगे। अब हमें क्या करना है, टोटल 54 मीटर तक जाना है। तो एस बराबर वही यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ये लो, अब 54 बराबर 1/2 इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर। 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अठे 24 और ये 18 दूनी 36, तो टी स्क्वायर बराबर आ गया 36, तो टी बराबर आ जाएगा 6 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब उसे जो है 0 से लेकर 54 मीटर तक जाने में 6 सेकेंड लग रहे हैं। अब देखो 54 मीटर तक जाने में 6 सेकेंड और 13.5 तक जाने में 3 सेकेंड, तो 13.5 से 54 जाने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 3 सेकेंड लगेगा। तो हमारे पास में देखो अब यहां से 13.5 से 54 तक जाने में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 40.5, और टाइम कितना लग रहा है, 3। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए कुछ भी नहीं करना, 40.5 डिवाइड करेंगे 3 सेकेंड से, यह आ गया 0। अब बस इसको सॉल्व कर लो, तो इसका भाग देंगे तो देखो 30 से कम 30, ठीक है, 10 और फिर कितना बनेगा 5, तो इसमें आप जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 40.5 है, उसमें अंदर आप भाग देंगे 3 बार चला जाएगा 90, तो 13 फिर एक बचेगा 5, तो ये आ गया 13.5 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 13.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, समझ में आ गई बात? किसी टाइप का कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हालांकि ये सब क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं, अब प्रैक्टिस सेट है तो थोड़ा तो फास्ट चलेगा ही। इफ द स्पीड ऑफ कार इंक्रीज फ्रॉम 64 किलोमीटर पर आवर टू 120 किलोमीटर पर आवर, काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी, रेशियो बताना है। तो भाई अगर जो है स्पीड को हमने क्या करा है, 64 से 120 करा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी चेंज होगी। हमें ये बात पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। पहले हम वी बराबर लेंगे 64 किलोमीटर पर आवर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत है नहीं। देखो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इसका नाम दे रहा हूं, और वो आएगी 64 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो जब हम v बराबर 120 किलोमीटर पर आवर लेंगे तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी तब भी कितनी आएगी, तो 120 का स्क्वायर। कैसे, जो हाफ है वो दोनों में कांस्टेंट आएगा, मैंने पहले ही काट दिया क्योंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। एम दोनों में सेम ही आएगा, मैंने पहले ही काट दिया। अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट। सेकेंड कितनी है, तो 120 इंटू 120, नीचे 64 इंटू 64। अब इसको सॉल्व करो, तो ये सॉल्व होगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो 8 से ये कटेगा 15 बार, ये भी कटेगा 15 बार, ये कटेगा 8 बार। अब इससे आगे ये कट नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 15 इंटू 15 225 और 8 इंटू 8 64, तो 225/64 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 225/64 ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्लियर, किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.5 kg बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 20 मीटर। एक 0.5 kg की बॉल है जिसे अपन बिल्डिंग के टॉप से फेंक रहे हैं। बिल्डिंग की हाइट हमें दे रखी है 20 मीटर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल
जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, ग्राउंड पे टकराने से जस्ट पहले जो इसकी वेलोसिटी होगी वो हमें फाइंड आउट हो जाए तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है और वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर। एम हमें दे रखा है, हाफ हमें पता है, वी फाइंड आउट करना है। अब वी अगर हमें फाइंड आउट करना है तो देखो बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है, 20 मीटर है। इनिशियली जब उसे फेंका गया होगा तो प्रारंभिक वेग इसका क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो हम इसमें यूज कौन सी इक्वेशन करेंगे, तो हम यूज करेंगे, देखो हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी तो हमें फाइंड आउट करनी है भाई, 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी। एस हमारे पास है, यू हमारे पास 0 है, और ए हमारे पास में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो इसका मतलब पहली और दूसरी इक्वेशन यूज कर नहीं सकते, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। टी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब u तो हो गया 0, 2 का 2, a हो जाएगा 10, s हो जाएगा कितना 20, 20 इंटू 20 होता है 400। अब v स्क्वायर बराबर 400 है तो v बराबर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। बस अब यहाँ पुट करो, 1/2 इंटू 0.5 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 kg इंटू 20 का स्क्वायर यानी 20। अब ये देखो 2 दूनी 4 और ये हो गया 400, तो कटेगा और 100 आ जाएगा। तो 100 जूल जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 100 जूल। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा, ये सिंपल सा काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 liters of superheated water at 190 degree Celsius is mixed with 6 liter of cold water at 20 degree Celsius। 2 लीटर बहुत ज्यादा गर्म एकदम पानी है जिसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस है, उसको मिक्स किया जा रहा है 6 लीटर के पानी के अंदर, लेकिन उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें मिक्स करने के बाद में ये बोला है कि यहाँ पर जो है फाइंड आउट करना है फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो होगा वो। अगर जो है नो हीट लॉस हुआ हो तो, कोई भी हीट का लॉस नहीं हुआ है तो आप लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। और हीट जो होती है वो क्या होती है, तो mc डेल्टा टी होती है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो देखो m1 जो है इंटू में c1 इंटू में डेल्टा टी बराबर क्या आ जाएगा, m2 c2 डेल्टा टी। अब हमें ये बात पता है कि जो हमारे पास पानी है तो पानी दोनों ही जगह इसकी जो c से c कांस्टेंट है वो कट जाएगा, और m की वैल्यू जो है हमें वो लीटर में दे ही रखी है। कितनी दे रखी है, पहले है 2 लीटर। अब टेम्परेचर इसका चेंज कितना होगा, तो भाई इसका टेम्परेचर है कितना, पहले 190 ऑलरेडी है। अब 190 जो होगा उससे क्या होगा, तो 190 से जो है इसका जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आता है वो हमेशा कम आएगा। एक बात ध्यान रखना कि टी मिक्स जो होता है वो हमेशा आपके कम होगा या बराबर होगा किसके, तो आपके टी हाई से। ठीक है, जो भी हाईएस्ट टेम्परेचर होगा ना उससे जो है टी मिक्स हमेशा कम या बराबर हो सकता है, और वहीं पर ज्यादा या बराबर किससे होगा, तो टी लो से। तो जो लो टेम्परेचर है उससे ज्यादा या बराबर होगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो टी हाई है उसमें से टी मिक्स घटा देंगे। तो टी हाई कितना है 190 माइनस टी इक्विलिब्रियम मान लेते हैं टी होगा, देन 6 लीटर। और यहाँ पर जो है अब की बार क्या होगा, तो टी लो से ज्यादा ही होगा टी मिक्स, यानी टी माइनस टी लो जो कि है 20। बस, ठीक है। और इससे क्या होता है, नेगेटिव साइन नहीं आता, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंफ्यूज हो सकते हैं नेगेटिव में इसलिए। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी 38 यानी 380 माइनस 2t बराबर 6t माइनस 120। ये इधर से माइनस हो जाएगा तो 20 गया, 360 माइनस 2 260 आ जाएगा, बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो 8t। अब 8 का डिवाइड करेंगे 260 में, जब 8 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 8 का डिवाइड करने पर कुछ गड़बड़ करी है क्या, अरे यार ये देखो कर दी ना। यहाँ पर 380 में जो है ये 120 जुड़ेगा क्योंकि माइनस का साइन है, तो ये हो गया 500। तो यहाँ पर 260 नहीं आकर के 500 आएगा। 500 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 8 चिंग 48, 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो यानी 8 दूनी 16, फिर बचेगा 4 तो पॉइंट लगाया 0 यानी 8 पंजे 40।
तो 62.5 62.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जो है मिक्स करने वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द मास इन ग्राम ऑफ अ कॉपर कैलोरीमीटर इफ इट्स टेम्परेचर राइजेस बाय 45 डिग्री when it's absorb heat 3.6 kilojoule. The specific heat capacity of copper is 0.4 जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। क्लियर? तो हमें जो है बेसिकली मास फाइंड आउट करना है। हीट जो है दे रखी है, स्पेसिफिक हीट कॉपर की दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, हीट का फॉर्मूला लिखेंगे। हीट का फॉर्मूला क्या है, तो Q बराबर mc डेल्टा टी। Q कितना दे रखा है, 3.6 किलो जूल, यानी कि 3.6 इंटू किलो को हटाने के लिए 10 की पावर 3 बराबर मास हमें फाइंड आउट करना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.4 दे रखी है। टेम्परेचर डिफरेंस, तो टेम्परेचर में जो है वृद्धि हो रही है वही डिफरेंस होगा 45 डिग्री। तो ये आ गया, बस इसको सॉल्व करो। क्या हो जाएगा, देखो पॉइंट से ये पॉइंट उठ गया, 4 से ये कटेगा 9 बार। अब इस 9 से ये कटेगा 5 बार। फिर अब यहां से क्या आ जाएगा, तो देखो m बराबर 1/5 आएगा इंटू में 10 की पावर 3। 1/5 का मतलब हो गया 0.2। 0.2 का जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 200। और ये किस में आएगा, ये ग्राम में आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम में थी, तो ये ग्राम में आंसर। ऑप्शन नंबर बी, 200 ग्राम। क्लियर? बड़े आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का लीवर है। फर्स्ट क्लास लीवर जो है वो कौन सा है। बर्फ उठाने का चिमटा, ठेला गाड़ी, श्रोता या फिर संडासी, या जिसे अपन प्लेयर्स भी कहते हैं, प्लायर्स। ठीक है, तो प्लायर्स जो होता है वही हमारा जो है क्या होता है, फर्स्ट क्लास लीवर होता है। क्योंकि फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर क्या होता है, तो जो फलक्रम होता है वो हमारा लोड और एफर्ट यानी भार और आयास के बीच में होता है। ठीक है, तो भार यानी लोड, और फिर यहाँ पर फलक्रम, और फिर हमारा एफर्ट। ये जो है LFE कंडीशन किसमें होती है, फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर होती है। क्लियर, समझ में आ गई बात। इसके अलावा जो है अगर आप बात करें, जैसे सरोता जो नींबू निचोड़ने का होता है ना, नींबू निचोड़ने का मशीन है, सरोता है, ये दोनों जो है किसके होते हैं, तो ये सेकेंड क्लास होता है। वहीं पर अगर मैं बात करूं ठेला गाड़ी की या फिर जो है हमारे ये चिमटा वगैरह की, तो ये सब किसके हैं, तो ये है थर्ड क्लास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रैक्टिस द वर्क आउटपुट ऑफ अ मशीन इज ब्लैंक द वर्क इनपुट ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की वजह से जो आपने इनपुट वर्क किया, वो इनपुट वर्क जो है आपके, सॉरी, जो आउटपुट वर्क है वो इनपुट वर्क से हमेशा शून्य होगा, या हमेशा ज्यादा होगा, या हमेशा कम होगा, या विपरीत होगा। सीधी सी बात है कि अगर देखो आपने इनपुट जो है वो 100% दिया है, ठीक है, और अगर वहां पर फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन की वजह से आउटपुट जो होगा वो आउटपुट हमेशा लेस देन 100% होगा। 100% से ज्यादा या 100% के बराबर कभी नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, तो जो इनपुट होगा वो क्या होगा, तो इनपुट जो है यहाँ पर पूछा क्या है, देख लो, कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट जो है वो इनपुट से हमेशा क्या होगा, तो इनपुट से हमेशा कम होगा। ऑलवेज लेस देन इनपुट। क्लियर, इनपुट से हमेशा क्या होने वाला है, कम ही होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लास फर्स्ट जो होता है लीवर, उसमें जो आपके एफर्ट्स की डायरेक्शन होती है वो कितनी होती है, मल्टीपल, 1, 2 या 3। तो बेसिकली फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर जो एफर्ट डायरेक्शन होती है वो ओनली एंड ओनली कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके अंदर जो हमेशा फलक्रम होता है वो किस किस के बीच आएगा, तो एफर्ट और हमारे पास में लोड है उसके बीच में। ठीक है,
समझ में आ गई बात, इसलिए। और इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो 1 हो सकता है या फिर 1 से कम होता है। नेक्स्ट, फाइंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ पुली सिस्टम। पुली सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो फाइंड आउट करना है हमें। इफ its efficiency is 50%. It lift a load 250 Newton on applying an effort of 100 Newton. 100 न्यूटन के एफर्ट पर ये 250 न्यूटन को उठा सकती है। तो इसका मतलब इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है एम ए है वो कितना हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो आप कितना भार उठा सकते हैं और कितना लगाने पर। तो कितना उठा रहा है, 250 न्यूटन उठा सकता है 100 लगाने पर। तो इसका मतलब मैकेनिकल एडवांटेज हो रहा है 2.5 गुना यानी 2.5। ठीक है। अब हमारे पास में और क्या है, तो एफिशिएंसी जो होती है वो एफिशिएंसी जो है वो किसके इक्वल होती है, तो एफिशिएंसी मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो डिवाइड बाय उसका वेलोसिटी रेशियो इनटू में 100। ठीक है। अब हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज तो 2.5 आ गया। हमारे पास में जो हमारा एफ वेलोसिटी रेशियो वो फाइंड आउट करना है। एफर्ट हमारा कितना है, सॉरी एफिशिएंसी हमारी कितनी है, 50% है। बस सॉल्व कर लेंगे तो देखो एफिशिएंसी हो गई 50 बराबर एम ए कितना है 2.5, वेलोसिटी रेशियो नहीं पता इनटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 50 से ये कटेगा 2 बार। ठीक है, 2 बार जैसे ही कटा फिर 2 × 2.5 करेंगे तो वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, ए 5 आ जाएगा। ठीक है। किसी को कोई डाउट तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dash is a technology that allows computer and other devices to communicate through wireless signal. वायरलेस थ्रू जो है वायरलेस कम्युनिकेट कर पाते हैं अगर दो इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी है वायरलेस टेक्नोलॉजी वाईफाई। कौन सी है, वाईफाई। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वायरलेस फिडेलिटी, ये ध्यान रखना, लिख लो वायरलेस फिडेलिटी। फिडेलिटी ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी ये होती है। इससे जो है बहुत सारे हमारे जो भी मोबाइल वगैरह है, कंप्यूटर्स हैं, वो सभी क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, लैपटॉप वगैरह। ठीक, आगे बढ़े। अनसॉलिसिटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सेंड फॉर मार्केटिंग पर्पस। तो मार्केटिंग पर्पस के लिए जो आपकी विदाउट परमिशन आपको जो मैसेजेस आ जाते हैं, कई बार किसी कंपनी की तरफ से, बैंक की तरफ से, क्रेडिट कार्ड की तरफ से, कोचिंग्स की तरफ से, तो जो आपके पास में मैसेजेस आते हैं वो सभी क्या होते हैं, स्पैम मैसेजेस होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा आपके मैसेज के अंदर या फिर आपके पास में अगर किसी कंपनी वगैरह का यूं ही कॉल आ रहा है तो वो जो है मोबाइल आपका आजकल बता देता है कि ये स्पैम है। इसके अलावा कोई मेल वगैरह भी आती है तो वो स्पैम में ऑटोमेटिक ले जाता है। इसीलिए कई बार आपको कहा भी जाता है कि अगर आपको कोई मेल नहीं मिल रही है तो स्पैम में जाकर के भी एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है। तो वो जो स्पैम है वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस होते हैं जो आपको आपकी विदाउट परमिशन भेजे जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को जो है इलेक्ट्रॉनिक जंक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the process blank load the operating system into main memory or the random access memory install on your computer। तो कौन सा प्रोसेस है जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी या रैम में लोड करता है। तो बूट जो होती है प्रोसेस, वो बूट प्रोसेस क्या करती है, तो बूट प्रोसेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी या फिर हम ये कहें कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करती है। कंप्यूटर को जब स्टार्ट किया जाता है, आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो बूटिंग जो है वो रीस्टार्ट होती है, बूटिंग प्रोसेस होती है। ठीक है। और बूटिंग प्रोसेस में होता किसकी जांच है, सॉफ्टवेयर की या हार्डवेयर की, तो ये पता होना चाहिए कि जब बूटिंग प्रोसेस होता है तो हार्डवेयर की चेक की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन नाइट्रोजन एंड सल्फर रिलीज्ड व्हाइल बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर।
तो जीवाश्म ईंधन को जब जलाया जाता है तो कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर इन सभी के ऑक्साइड्स जो निकलते हैं वो कैसे होते हैं? एल्कलाइन होते हैं, कॉपर ऑक्साइड होते हैं, सिल्वर होते हैं या एसिडिक होते हैं? तो वो सभी एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी की वजह से जो है हमारे क्या होती है, एसिडिक रेन वगैरह भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा के कैसे सोर्सेस हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी कैसा है? एयर, सोलर, रिन्यूएबल या फिर नॉन रिन्यूएबल? तो ये कैसा सोर्स है? तो ये जो सोर्स है ये आपका कैसा है? नॉन रिन्यूएबल है, गैर नवीकरणीय सोर्स है। कौन? फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर? चलिए, इसमें एग्जांपल आपके कोयला, तेल, प्राकृतिक गैसें वगैरह सब। द पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो एनर्जी का जो पिरामिड बनता है, एनर्जी का जो पिरामिड बनता है, एनर्जी लॉ आपको पता होगा कि एनर्जी हमेशा जो है अगले वाले सिस्टम के अंदर कितनी ट्रांसफर होती है? तो 10% जो है अगले से अगले में ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। तो इसके लिए जो एनर्जी का पिरामिड बनता है, उस एनर्जी का पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा? तो हमेशा जो है वो आपका सीधा बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, स्ट्रेट बनता है, यानी इस टाइप से बनेगा। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल, ऐसे। और ये ऐसे एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है। 100, फिर 90, फिर ऐसे 10-10% आगे ट्रांसफर होती है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज अ कलरलेस, फ्लेमेबल एंड हाईली टॉक्सिक गैस? तो हाईली टॉक्सिक, कलरलेस और फ्लेमेबल गैस है आर्सिन। कौन सी है? आर्सिन गैस है, ठीक है। आर्सिन जो है बेसिकली एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है AsH3। कौन सा होता है? AsH3। ये आर्सिन का फॉर्मूला है, और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कलरलेस होता है, फ्लेमेबल होता है, और बहुत ज्यादा जो है जहरीला होता है, पॉइजन गैस है ये। क्लियर? इसका यूज कहां पर करेंगे? तो हमारे जो सेमीकंडक्टर्स है या फिर जो मेटल्स की रिफाइनरीज होती है उनके अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, सेफ्टी बूट्स और शूज मस्ट बी worn in designated areas to protect your desk from falling object। तो हमारे शरीर के ऊपर अगर कोई गिरने वाला ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट जो है गिर रहा है, तो हम जो हमारे कौन से सेफ्टी बूट्स या शूज पहनते हैं वो कहाँ पहने जाते हैं? तो कॉमन सेंस की बात है कि शूज जो है वो पैरों में ही पहने जाएंगे। कोई जिप दिमाग में तो पैरों में नहीं है। सिर के लिए तो हेलमेट होता है, हाथों के लिए ग्लव्स होते हैं, आईज के लिए क्या होता है? तो गॉगल्स होते हैं। नेक्स्ट, अफेक्ट द एटम इन लिविंग सेल एंड देयर बाय डैमेज देयर जेनेटिक मटेरियल डीएनए। जीवित कोशिकाओं में परमाणुओं को प्रभावित करता है और इस कारण से आनुवांशिक सामग्री जो होती है डीएनए उसको नुकसान पहुंचता है। बताइए ऐसा कौन है? तो आपका ऐसा होता है, आयनाइजेशन जो रेडिएशन होती है, वो आयनाइजेशन रेडिएशन क्या करती है बेसिकली? तो जो हमारा लिविंग बॉडीज हैं, जो लिविंग एनिमल्स हैं, उनके शरीर के अंदर जो परमाणु है उनको प्रभावित करता है, और उसकी वजह से जो आनुवंशिक सामग्री जैसा कि डीएनए है, उस डीएनए को भी क्या करेगा? ये हार्म करेगा, उसको भी नुकसान पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। इसके लिए जो है हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तक और जो डीएनए यानी जो टिश्यूज होते हैं, डीएनए होता है, उनको जो है क्या करता है? ये जीन जो है नुकसान पहुंचाता है, और नुकसान पहुंचाने की वजह से हमें इससे बच के रहना चाहिए। और एक सेकेंड, चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो ये डीएनए वगैरह को कौन इफेक्ट करेगा? तो डीएनए को इफेक्ट करता है आयनाइजेशन रेडिएशन। क्लोरोफॉर्म वगैरह तो ये सब जो है जब हम यूज करते हैं तब बेंजीन वेपर्स वगैरह, बेंजीन से तो बेहोशी हो जाएगी। द वर्ड क्लाइमेट इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? क्लाइमेट वर्ड जो है वो इंग्लिश से आया है, लैटिन से आया है, ग्रीक से आया है, जर्मन से आया है, या जापानीज से आया है? तो हमारा जो क्लाइमेट वर्ड है वो क्लाइमेट वर्ड आया है बेसिकली कहाँ से? तो क्लाइमेट वर्ड आया है ग्रीक से। किससे आया है? ग्रीक से, ठीक है। और ये क्लाइमेट जो होता है ये ग्रीक से आया है, और इसका हिंदी मीनिंग होता है जलवायु। क्लियर? और इस जलवायु का मीनिंग क्या होता है? कि जो आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, वहां की जो कंडीशंस वगैरह है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए बताया जाता है।
जलवायु बेसिकली जो है मौसम के, यानी जो हमारा वेदर है उसी के लगभग इक्विवेलेंट मान सकते हैं, लेकिन वेदर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और जलवायु जो होती है, क्लाइमेट जो होता है, वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन का जो है बेसिकली क्या होता है, वेदर होता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ केमिकल कैन डैमेज द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को जो है कौन इफेक्ट करता है, तो एंटी माइक्रोबेरियल्स नहीं भाई, एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं, फिनाइल नहीं, क्लोरोफॉर्म जो होती है CFC, जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं CFC जो होते हैं, ये CFC जो है बेसिकली क्या कर रहे हैं, तो CFC हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हुआ, ये सब जो है ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, ओजोन लेयर के अंदर जो होल है उसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में किसकी जो है डिस्कवरी करी थी, हीलियम की, क्लोरीन की, ऑक्सीजन की या हाइड्रोजन की। तो हेनरी कैवेंडिश ने 1766 के अंदर जो है हाइड्रोजन गैस की खोज करी थी, किसकी, हाइड्रोजन गैस की। इसकी जो है डिस्कवरी 1766 के अंदर हेनरी कैवेंडिश ने करी थी। अब हर एक एलिमेंट की खोज ऐसे याद नहीं रखनी है, जो आपके सामने आ जावे, जो आपको याद रह जावे वो याद करते चलना है। हाइड्रोजन की इसलिए याद करवाई जाती है क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है, इसलिए। ठीक है, इसके अलावा इसे जो है बेसिकली जो हमारा आयरन होता है उसके ऊपर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसकी रिएक्शन करवा करके हाइड्रोजन गैस को निकाला गया था, और वहीं से जो है इसकी डिस्कवरी की गई थी। लेकिन जो है इसका नामकरण, इसका जो नोमेनक्लेचर किया था वो 1883 के अंदर, कब, 1883 के अंदर लेवोसिए नामक एक साइंटिस्ट हुए। कब, 1883 के अंदर कौन हुआ, तो 1883 के अंदर एक लेवेसिए नामक साइंटिस्ट हुए हैं, लेवसिए। ठीक है, इन्होंने जो है इसका फिर क्या नाम रख दिया, हाइड्रोजन नाम रख दिया। और क्यों रखा, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में मिल करके जल जाती है, या जल जो है वाटर जो है, सॉरी जल जाती मतलब वाटर बना देती है। पता ही होगा H2+O2 क्या बनाएंगे, H2O। H2O क्या होता है, वाटर। जल जाती नहीं है, जल बनाती है, वाटर बनाती है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीदिंग इन अबाउट 900 पार्ट्स ऑफ डैश इन अ मिलियन पार्ट्स ऑफ एयर फॉर अ शॉर्ट टाइम कॉज फैटिग्यू, डिजीजनेस एंड हेडेक। तो अगर थोड़े समय के लिए हवा के 10 लाख कणों में लगभग 900 कणों की अगर मौजूदगी हो जाए, किसकी, इसमें से, ऑप्शन में से, तो हमें थकान आएगी, चक्कर आना स्टार्ट होगा, सिर दर्द होगा। ऐसा कौन है, तो ऐसा है क्लोरोफ्लोरो। ठीक है, कौन है, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो होता है, अगर ये हमारे एनवायरमेंट के 10 लाख पॉइंट में 900 पॉइंट अगर ये अगर अवेलेबल हो जाए, तो हमारे को जो है थकान आना शुरू हो जाएगा, और हमारे जो है बेचैनी होगी, हमारा सिर दर्द होगा, हम परेशान होंगे। किससे, क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंट से। आर्सेनिक वगैरह का कोई लेना देना नहीं है। कीटाणुनाशक तो जो है पेस्टिसाइड्स वगैरह, तो ये तो डेली आप रूटीन में यूज में ही ले रहे हैं, खेतों में आप डालते ही है ना, तो क्या आपको थकान वगैरह आती है, क्या आपको वहां चक्कर आके गिरते हो, नहीं गिरते। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी के साथ में आज जो है हमने पहला प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आया था, RRB ALP CBT 2 वालों के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताना है। और आज जो है मैंने क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बहुत कम दिया है, क्योंकि ये सब चीजें मैंने थ्योरी के अंदर बता रखी है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। इसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की सेशंस थे उनके अंदर भी बताया था। अब ये आज प्रैक्टिस सेशन था, तो जल्दी जल्दी जो है मैंने सभी का आंसर दिया है। लगभग हमने 1 आवर के अंदर 45 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। पीडीएफ के लिए आप जो है मैथ्स बाय साहिल से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। पीडीएफ डेली जो है करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, मैथ्स की क्लास 3 बजे होती है। कोर्स के लिए आप जो है ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर ये RMB बैच मिल जाएगा, मेरा भी मिल जाएगा, सभी बैचेज आपके लिए अवेलेबल है। और साथ ही साथ आप जो है हमारे ऐप को अपने दोस्तों को रेफर करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। ये सभी यूट्यूब चैनल्स है, कोई क्यूरी है तो इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ में धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।